नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अब हम इस सीरीज को कंप्लीट करने के काफ़ी करीब आ चुके हैं। कुछ ही पेपर बचे हैं, उसके बाद में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आज हम 5 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर के इम्पोर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। जितने भी सवाल इम्पोर्टेंट है, जो हार्ड सवाल है, मैंने आपको सभी सवाल करवाए हैं। कुछ कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सारे के सारे सवाल कराओ सर, कुछ कहते हैं कि केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल कराओ। तो मैं क्या कि दोनों को बराबर लेके चलता हूँ कि इस प्रकार के सवाल केवल छोड़े गए हैं कि जो आप आसानी से कर सकते हो। बाकी सारे सवाल मैं लेके आया हूँ और आज का पेपर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना शिफ्ट 1 का सबसे पहले। और पहला सवाल है सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास मौका है। 12 की बजाय 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास है। ये डील 28 से 31 मार्च यानी आज लास्ट डेट है, जरूर इसको ग्रैब कीजिएगा। जो स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी CV2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली एक मॉक टेस्ट अगर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा। अभी यदि आप पर TTG के कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 39 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये आपके 18 मंथ टेस्ट बुक पास, जिसमें सारे 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ इन 3 दिवस के भीतर जो भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करता है, प्रतिदिन डेली 1 लकी जो विनर रहता है टेस्ट बुक पास, जैसे कि 1000 जनों ने बाई किया तो उनमें से किसी एक विनर को एक आईपैड जीतने का भी मौका है। तो 31 मार्च को जो भी ज्वाइन करेंगे उनके पास ये भी अवसर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे कि प्रीवियस ये अर्जुन मीना को मिल चुका है। और इसमें सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। टेस्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर दोनों पर जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर 19, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? 10 प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग फिर तीसरी संख्या का वर्ग, इसी प्रकार से n संख्याओं का यदि वर्ग होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 और बटे 6, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 दे दी गई है, तो आप 10 रख दोगे n की जगह। 10 हो गया है, फिर 11 हो गया है, उसके बाद में आपका 21 आ जाएगा, बटे 6 हो चुका है। 6 से यदि आप काटते हो तो ये आपका एक तो 2 से जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 बार, और 2 से ये आपका 5 बार कट जाएगा, इस प्रकार से। 5 7 है 35 होता है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 385 आपका आंसर आ जाएगा। इनका योग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 21, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि धनराशि क्या है, हमारी x है। ये धनराशि को p से मान लो, p से मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? हम कहेंगे p जो कि मूलधन है इंटू x बटे 100 इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाता है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जो कि 1 दे रखा है आपको। अब आपको दर 5 दे रखी है, तो आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो 25, नीचे 100 इंटू 100 हो जाएगा, इधर 1 है। 25 से इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, तो P बराबर कितना आ चुका है आपका? मूलधन जो आ चुकी है, राशि आ चुकी है हमारी 400 रुपये आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल 28, एक रेखा 2 बिंदु ये है और ये से गुजरती है, तो उस रेखा की ढलान कह दो या प्रवणता कह दो या स्लोप कह दो का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि देखो, स्लोप होता है उसको हम टेन थीटा या m से कहते हैं, m बराबर टेन थीटा, और इसका मान क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब आप कहोगे y2 और x1 क्या है यहाँ पर? तो x1 y1 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। इसको हम मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लिया x1 y1। तो यदि आप इसका मान निकालते हो, टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 5 माइनस 4, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि एक में एक का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1, यानी कि टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि उस रेखा की स्लोप कितनी आ चुकी है? 45 डिग्री के कोण पर है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 40 की बात करें, कोसेक थीटा
प्लस कोट थीटा इतना दे रखा है और ये दे रखा है, इसका मान निकालना है आपको। अब देखो कैसे करते हैं। एक तो आप यहाँ पर मान रख सकते हो, फिर आपको ऑप्शन में चेक करना है, चारों ऑप्शन चेक करना है। यदि वैल्यू दो ऑप्शन से सेम आए तो हमें कोई दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी थीटा का। तो अब देखो वो तो हो गया वैल्यू पुटिंग, ये तो आप कर लोगे। अब दूसरा तरीका है जो बेसिक से कैसे करना है हमें, कि कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख देंगे। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इस प्रकार से लिखते। और यहां पर आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। यहां पर दोनों का यदि आप एलसीएम लेते हो तो ये साइन थीटा हो जाएगा, नीचे ऊपर 1 प्लस कोस थीटा हो गया है, इधर आपका 1 माइनस कोस थीटा है। अब देखो इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नीचे आपका एक साइन थीटा पहले से है, तो एक पावर यहाँ से कट जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, केवल साइन थीटा बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 46, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अभाज्य संख्याएं तो 2 हो गया पहली संख्या अभाज्य, दूसरी 3 हो गया, फिर 5 हो गया, चौथी की बात करें तो 7 हो गया, उसके बाद में 11। अभाज्य संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। इनका औसत निकालना, तो सबको जोड़कर आप 5 से भाग दे दोगे तो ये आपका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में वो मान आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। सवाल नंबर 47, 1000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखो अर्धवार्षिक ब्याज की गणना की जाती है, तो अर्धवार्षिक करनी है, दर आपको हमेशा 1 साल की दी होती है। अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की कितनी अवधि हो गई, 1 साल के अंदर 2 अवधि हो गई। तो आपका अब समय तो आपका हो चुका है 2 अवधि, ऐसे लिख दो, साल लिखने से अच्छा है अवधि लिखो। 2 अवधि, 6 महीने की एक अवधि है। उसके बाद में दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। वर्ष आपके डबल हो जाते, समय तो आपका डबल हो जाता है, दर आपकी आधी हो जाएगी और राशि वो की वो रहेगी। ठीक है, अब नया सवाल हमारा ये बन गया कि 1000 रुपए है, 10% की दर है और 2 अवधि है, इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो दर आपकी 1 साल की कितनी है, 10% है। 2 साल की कंपाउंड दर कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, इससे निकाल देंगे। यहाँ x का मान 10, y का मान 10 और यहाँ पर 10, 100, तो ये आपका 21% आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड दर। बस केवल अब आपको क्या करना है, 2 साल की हमने कंपाउंड दर निकाल दी है। अब 1000 का केवल आपको 21% निकालना है, 1000 का 21% निकालना है, निकाल दो। कितना आ जाएगा, 00 से 00 कट गई, ये 210 आ गया। 210 आपका क्या आ चुका है, मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है 2 साल का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो आप। सवाल 54, अब देखो एक अनुपात ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इनको मिश्र अनुपात या कंपाउंड अनुपात हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, 1:2, 3:10 और 10:21, इस प्रकार से लिख लो। अब देखो हमें काटना है, तो हम देखो इसके जो अनुपात का साइन है उसके दोनों तरफ काटेंगे, एक तरफ की संख्याओं को नहीं काट सकते। जैसे 10 इधर है तो ये दूसरी साइड वाली 10 से कट जाएगा, 3 इधर है तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इधर और इधर कितना आया, इधर तो केवल 1 बचा, इधर 2 और 7 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 14 हो जाएगा। तो आपका मिश्र अनुपात आ चुका है 1:14 आ चुका है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार मिश्र अनुपात निकालते हैं। सवाल नंबर 60, अब देखो कि ये एक हो गया और दूसरा इस प्रकार से हो गया। जब भी ऐसा हम निकालते हैं, यानी कि एक x है और दूसरा एक दूसरी संख्या 1/x हो गई, जब भी इनका योग करते हैं या इनको घटाते हैं तो किस प्रकार करते हैं, योग करना है तो आप ये मान लो कि ये a हो गया, ये b हो गया, तो योग किसके बराबर हो जाएगा, 2a² प्लस b² और नीचे आ जाएगा a² माइनस b², इस प्रकार से करना है हमें। तो 2 आ गया, a क्या माना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 1 - 3 हो जाएगा, तो ऊपर 2 × 4 नीचे -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका -4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। इस प्रकार से जोड़ते हैं। यदि वो घटाने का कह देते तो होता है इसका 4ab² - b², ये करेंगे। यदि घटाने का कहता तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जोड़ने का कहा है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिए। सवाल नंबर 61, एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि का मान बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या है? यदि भुजा a है तो 4a हो जाएगा, और मान बराबर किसके है? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि कितनी है? 2πr है, ये हो गया। अब यहाँ से या तो आप a निकाल लो या r निकाल लो, यानी कि भुजा निकाल लो या रेडियस निकाल लो। मैं a का मान निकाल लेता हूँ। a बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि इस 4 को उधर ले जाएंगे, ये 1/2πr हो जाएगा a का मान। इस प्रकार से आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया है? ये तो हमारा परिमाप का बराबर हो गए, दोनों कर दिया है। अब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो एक तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है और अनुपात निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। a² का मान रख दो आप, a का मान रखोगे इसके अंदर तो 1/4 आ जाएगा, पाई भी स्क्वायर में आएगा और r भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर πr² है तो r² से तो देखो r² कट जाएगा, 1 पाई, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसकी, तो 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। 4 को आप उधर ले जाओ तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका? इस प्रकार से था, π/4 / 1। तो हम इसको कह सकते हैं π/4 कह सकते हैं। ये हो गया नया अनुपात। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 64, आरोही क्रम में दिए गए कुछ अपरिष्कृत इस प्रकार से आरोही क्रम में दे रखे हैं सभी आंकड़े, और हमें पूछा गया है कि माध्यिका इतनी दे रखी है तो x का मान बताओ। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि संख्याएं जो विषम है या सम है, नंबर ऑफ संख्याएं, कितनी संख्याएं टोटल? ये 3 हो गई, और इधर बात करें तो ये 3 हो गई, और 2 ये, इन टोटल 8 संख्याएं सम संख्याएं। सम संख्याएं तो बीच की जो 2 संख्याएं हैं, यानी कि चौथी संख्या और पांचवी संख्या, ये चौथी संख्या है, ये पांचवी संख्या, इन दोनों के योग का आधा माध्यिका होगी, यानी x + 1/2 बराबर 9.5 आएगा। इस प्रकार से अब आप x का मान आसानी से निकाल सकते हो। 2 को आप उधर ले जाओगे, ऊपर तो 2x + 1 हो जाएगा, 2 को उधर लेके जाओगे तो 19 हो जाएगा। अब 1 घटाओगे तो ये 18 हो गया, x का मान आपका 9 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। सवाल नंबर 70, अब देखो ये एक अच्छा सवाल है। एक √2 दे रखा है आपको, और एक आपको ये तीन का 3 का पावर 1/3 दे रखी है, 4 की पावर 1/4 दे रखी है। देखो इस प्रकार से दे रखा है, यानी कि इसको मैं लिखूं तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/6, इस प्रकार से दे रखा है आपको। अब पूछा गया है कि इसमें से वास्तविक संख्या है तो सभी की सब वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें से इसने पूछा है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, वो हमें बतानी है। सबसे अधिक मान किसका आएगा वो हमें बताना है। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि ये अंडर में चला जाता है, क्यूब रूट में चला जाता है, और 1/4 पावर 2 4 की, इसी प्रकार से 5 की पावर 1/6। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते इसको, इनका मान, क्योंकि पॉइंटों में आएगा और लंबा चौड़ा आएगा, तो आप ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते। हम अंडर मान नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर तो क्यूब रूट आ गया, 1 की पावर 4 आ गया, 5 की पावर 1/6 आ गया। तो कैसे करोगे आप? जो इनकी पावर है, पावर के हर को इक्वल करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 की पावर में हर में 3 है, 4 की पावर के हर में 4 है, इसी प्रकार से यहाँ पर 6 है। तो देखो इन सब का आप एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब पहले को पावर 12 बनाने के लिए, हर में पावर 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/2 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 6 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब क्या बन चुका है? यदि नीचे 12 बनाना था तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6/12 आ चुका है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 की पावर,
3 की पावर कितनी आ गई, यदि इसको नीचे 12 बनाना है हमें तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार से 4 की बात करते तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार से यदि 5 की बात करते तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका नीचे हर में सब में बराबर बराबर 12 बन चुका है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, हर में आपके सब में 12 बच चुका है। अब हमें हर की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है 1/12, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ इंटू 1/12। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो अब देखो 2 की पावर 6, केवल इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। तो 64 की पावर बाहर बच गया केवल अब 1/12। इसी प्रकार से 3 की पावर 4 है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 81 से लिख सकते हैं, यानी 81 की पावर 1/12। और इसी प्रकार से यहाँ 64 की पावर 1/12 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, उसकी पावर 1/12 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया है। अब देखो ये हो गया आपका। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू यदि आपको निकालनी है, क्योंकि पावर सबकी बराबर है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वही वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। बेस सबसे बड़ा कहाँ पर है, 81 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पावर सबकी बराबर है तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो कौन सी हो गई, 3 की पावर 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 72, दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान बताना है। आप सबको क्या है, 3 में चेंज कर लो बेस को। जैसे 27 है, इसको 3 के फॉर्म में, इसको भी 3 के फॉर्म में चेंज कर लो सबसे पहले। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर आपको कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे 3 की पावर 2, और इस पूरे की पावर आपको 1.25 दे रखी है। और नीचे लिख देते हैं भाग वाला, 3 की पावर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, बराबर आपको 3 की पावर n दे रखी है। अब देखो पावर आपस में, पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम कहेंगे 3 की पावर 4/5 हो जाए, 4.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की पावर ये 2.5 हो जाएगा, 2 को 1.25 से जब मल्टीप्लाई किया। और इसी प्रकार से इस 3 को मैं यदि नीचे लिख देता हूँ एक बार, 3 की पावर 5 हो गया, ये बराबर है 3 की पावर n के बराबर है। इस प्रकार से दे रखा है आपको। अब यहाँ पर हमें ये हो गया। अब देखो जो जो आपस में मल्टीप्लाई है वो पावर जुड़ जाएगी। तो ऊपर वाले जुड़ गए, कितना हो जाएगा, 4.5 और 2.5 को जोड़े हुए तो आपकी 3 की पावर ये आपका 7 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, 3 की पावर 5 है, इधर 3 की पावर कितनी है, n है। अब देखो ये भाग में है दोनों, तो पावर घट जाएगी आपस में। 3 की पावर 7 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा। इधर 3 की पावर n है। तो यहाँ से यदि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, यानी कि 2 बराबर n हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 77, समीकरण दी गई है ये, इसके मूलों का योग बताना है। तो यदि इसका x² का गुणांक a होता है और x का गुणांक साइन के साथ b होता है, और इसी प्रकार से जो कांस्टेंट राशि है वो हमारी c होता है, ये हो गया। तो जो योग होता है, मूलों का योग, यानी कि हमारे दो मूल अल्फा प्लस बीटा है तो इनका योग क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल होता है c/a, ये होता है। अब मूलों का योग पूछा गया है, यानी कि -11, एक माइनस पहले से है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो ये आपका 11 आ गया है। यदि मूलों का गुणनफल पूछता तो 30/1 हो जाता, यानी कि 30 उसका गुणनफल हो जाता। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या है, हमसे क्या पूछा है, योग पूछा गया है। सवाल नंबर 80 की बात करें, एक वर्त दे रखा है आपको x² + y² बराबर a²। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये a है हमारा, ये त्रिज्या होती है। यहाँ पर a क्या होती है, इस रूप में त्रिज्या होती है वर्त की। अब उसने कहा है कि a का मान बताना है, एक बिंदु दे रखा है, ये वर्त इससे गुजरता है, तो ये बिंदु वर्त के अंदर रख दो, a का मान आ जाएगा आपके पास। तो x का मान आप 0 रखोगे और y का मान आप 4 रख दोगे। 0 रखा तो 0 हो जाएगा,
और 4 रखा तो 16 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो ए का मान आपका कितना आ गया है, 4 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैसे तो अंडर रूट लोगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, माइनस वाला होगा नहीं हमारा, क्योंकि -4 तो हो नहीं सकती रेडियस, माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए। सवाल नंबर 85, सवाल नंबर 85 में क्या दिया गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है हमें। ठीक है, इस प्रकार से मान बताना है। तो या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब जब 45 रखोगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, तो 45 हम नहीं रख सकते हैं। अब 60 रख के देख लेना, 30 रख के देख सकते हो। 60 रखोगे तो यहाँ पर 1 + √3 आ जाएगा, और नीचे आपका आएगा 1 + 1/√3। इस प्रकार से जब आप रखते हो इसके अंदर, ऊपर तो इतना आ जाएगा और नीचे आएगा 1 + 1/√3। अब नीचे आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे इसका। एलसीएम लोगे तो ऊपर तो 1 + 1 + √3 आ गया, और नीचे भी आपका √3 + 1। और नीचे जो एलसीएम आया है, ये यहाँ से हटाकर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों आपस में कट जाएगा, मान क्या आ गया, √3 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से ये √3 मान आता है। ठीक है, नहीं नहीं, देखो देखो, एक चीज गलत। √3 तो मान होता है tan थीटा का, tan 60 का मान होता है, मगर स्क्वायर है, इसका मतलब 1/1, 1 + 3 हो जाएगा, और नीचे आएगा 1 + 1/3 आ जाएगा। अब ऊपर तो आपका 4 हो चुका है, नीचे एलसीएम लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, /3। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3 आ चुका है। अब आपको चेक करना है कि 3 किससे आता है। तो जब आप रखोगे तो पहले ऑप्शन से ही आएगा केवल, और किसी से नहीं आएगा। एक तरीका तो ये है। अब यदि बेसिक की बात करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो आपको जो थीटा, ऊपर तो ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। जो नीचे है कोट, उसको tan में चेंज कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, नीचे tan स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, और एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, और बाकी ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। tan स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब शिफ्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहला सवाल आपके पास, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, और उनके संगत व्यय का अनुपात इतना दे रखा है, और आपको बचत दे रखी है क्रमशः इतनी और इतनी है। तो प्रत्येक व्यक्ति का संगत आय ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल से ज़्यादा तरीका इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं। हमको ना तो एक्स मानना है ना वाई मानना है। देखो 7:5 हो चुका है आय का अनुपात। व्यय के अनुपात की बात करते हैं, 9:7 हो जाएगा। यदि इनके अंतर की बात करें, कितना है, ये आपका 1700 है, और ये आपका कितना है, 1100 है। अब आपको, आप देखो कि ये आय का अनुपात है, ये बचत का अनुपात, ये व्यय का अनुपात है, तो हम बचत को भी अनुपात में चेंज कर लेते हैं, जीरो को जीरो से काट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। आपको इसको जैसा दे रखा है बस उसी में आपको लेना है। तो देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और घटाओगे। तो देखो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो आपका 49 आएगा, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा। घटाने पर आपका कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब इन दो को, 9 को 1100 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को 1700 से मल्टीप्लाई करना है। 1700 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10200 आ जाएगा, ये आपका 9900 आ जाएगा। इनको यदि आप घटाते हो तो आपका 300 आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये 300 के बराबर है, यानी कि 4 कितने के बराबर है, 300 के बराबर, यानी 4 अनुपात की वैल्यू 300 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया प्रत्येक व्यक्ति की आय पूछी गई है, यानी कि 7 की वैल्यू और 5 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू की बात करते तो कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 7 × 75 हो जाएगी, 7 × 75 हो जाएगी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 × 75 करते हो तो आप हम्म तो 7×5 = 35, 7×5 = 35, 3 आई हासिल,
सातु सातु 7 5 है 35, तो देखो 99, ठीक है। तो 7 5 35, 3 आई हासिल 49, और 3 कितना हो जाता है 49, और 3 52। इतना कहाँ गलती हो गई, ये आपका 45 के बराबर है, ये 49 के बराबर है, ये 102 हो गया। नहीं, ये आपका कितना आएगा 119 आएगा, 119 आता है। 7 को जब 1700 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 के पार्ट 17 के पार्ट में 7 बार 119 आता है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 00, और ये आपका 20 आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी आ चुकी है अब आपके पास, 4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 2000 आ चुकी है। हम कहेंगे कि 4 की वैल्यू, 4 अनुपात की वैल्यू 2000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। अब 7 की वैल्यू यदि निकालनी है हमें, पहला अनुपात 7 है, तो यदि 7 की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 इंटू 500 करोगे, ये आपका 3500 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 है दूसरा आए, तो 5 इंटू 500 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 9, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर इतना दे रखा है। इसको यदि मैं ए स्क्वायर मानता हूँ, इसको बी स्क्वायर मानता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आएगा क्या, हम कहेंगे आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। इस प्रकार से तो ये क्या, एक तो ये आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बराबर 3/5। तो इस पूरे का मान तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अब आपके पास क्या बचा, यदि इसका पूरे का मान 1 हो गया है, तो अब हमारे पास केवल बचा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। 3/5। अब या तो आप कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और उससे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, यह आपका साइन स्क्वायर थीटा है पहले से, ये 3/5, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। अब यहाँ से -2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाएंगे तो वो भी माइनस आ जाएगा, तो ये -2/5 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 1/5 आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा बराबर। एक बार नीचे और लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1/5 आ चुका है। अब आपको ट्राइंगल बनाना है इस प्रकार से कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 1/√5 हो जाएगा। यानी कि लंब 1 है और कर्ण उसका 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया है 2। अब आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हो कि आपके पास देखो, एक तो चाहिए आपको साइन थीटा, उसकी वैल्यू है 1/√5, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√5। ये दोनों वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। एक तरीका तो देखो ये है। दूसरे तरीके की यदि बात करें हम, दूसरा तरीका क्या है कि आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक तो कोस 2 थीटा के, एक साइन 2 थीटा के। तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसी प्रकार से एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। और साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं। तो आप देखो, ऊपर वाले को तोड़ते हो तो आपका आता है, ये तो 1 हो जाता है, आपके पास बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा था आपके पास। अब देखो यहाँ पर हम ये तो क्या है फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए।
अब देखो हम रख रहे हैं, हमारा बचा था, क्या बचा था, नीचे से लिया जब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, ये आपका 3/5 था। अब इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, cos 2 थीटा रख सकते हैं। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। तो यहां से आप cos 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 3/5। अब आप एक ट्राइंगल बनाओगे जिसके अंदर ये कोण कितना है, 2 थीटा है, तो 3 आधार हो गया, 5 ये हो गया, तो 4 क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। इस प्रकार से ये 3/5 आई है, ये 4/5 आ गई। ये आपके पास साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई है। अब देखो जो हमारे पास निकालना था उसका मान क्या है, ये वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमारे पास निकालना था उसको क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ये देखो 1 था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 आएगा यहाँ पर। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। और ये जो दूसरा वाला है ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी कि अब हमें cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालनी है। एक 3/5 है, एक 4/5 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका 7/5 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये हो गया। सवाल नंबर 15, साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। जब भी देखो या तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा हो, या कोसेक थीटा प्लस प्लस माइनस कुछ भी दे रखा हो, प्लस दे रखा हो चाहे माइनस दे रखा हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा हो, तब हम हमेशा क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 + √3 हो जाएगा। 2 + √3 हो जाएगा, और इन दोनों का जो स्क्वायर है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर में से घटाएंगे कितना, 1, तो 1 नीचे आ जाएगा। यानी कि जब इसका स्क्वायर करोगे आप, और इसका यदि इसको a माना है और इसको b माना है, इन दोनों का यदि आप स्क्वायर करते हो और वो यदि हमेशा 1 आता है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे और घटाओगे तो यदि 1 आता है, तो हम कह देंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जितनी वैल्यू है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, यानी कि माइनस की जगह केवल प्लस, यदि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू इतनी आ चुकी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब आप यहाँ से या तो सेक थीटा निकाल लो या टेन थीटा निकाल लो। सेक थीटा मैं निकाल लेता हूँ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा की यदि वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब देखो हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो ये 2 हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो आपका आधार कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें ये लंब निकालना है, तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 और अंडरूट करोगे तो √3 आपका लंब आ चुका है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं कि √3 साइन थीटा कितना हो जाएगा, हम कहेंगे √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोस निकालना है, कोस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर आपका कितना बना, एक तो 3/2 हो गया, एक 1/2 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। या फिर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 - √3, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। सवाल नंबर 17, यदि tan थीटा बराबर 3 tan थीटा बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 3 tan थीटा बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान बताना है, तो हमें पता चल चुका है कि tan थीटा किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं त्रिभुज। लंब कितना है, 2 है, आधार कितना है, 3 है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर √, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया, 13। अब आप इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है, आप मान रख दो यहाँ पर।
तो √13 साइन का रखोगे तो कितना हो जाएगा 2/√13, फिर 3 दे रखा है, 10 का मान कितना हो जाएगा 2/3, बटे में फिर क्या है 2/3, फिर √13 कोस की वैल्यू 3/√13। तो 13 से ये 13 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस √13 से √13 कट जाएगा। आपके पास बचा एक तो 2 बच गया, एक -2 बच गया ऊपर तो, और नीचे आपके पास 2 + 3 बच गया। तो देखो 2 में से 2 यदि घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर अंश में 0 आया, नीचे 5 आया, तो अंश में यदि 0 आ गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से इस क्वेश्चन का 4 हो गया है। सवाल नंबर 24, ऐसी 4 क्रमागत संख्याएं कैसी है क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या का दुगना, यानी कि 4 क्रमागत संख्याएं। इसका मतलब क्या है, यदि मैं पहले को x मानता हूं तो दूसरी संख्या में x+1 हो जाएगा, एक जोड़ने पे आएगी। उसके अगली संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत x+2 हो जाएगी, फिर x+3 हो जाएगी। ये 4 क्रमागत संख्याएं आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, एक एक अधिक करते जाओ, क्रमागत संख्याएं आती जाएगी। तो देखो पहली संख्या में क्या करना है, पहली संख्या का दुगना, ठीक है 2x, दूसरी संख्या के 3 गुने का, दूसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या के 4 गुना, तीसरी संख्या का 4 गुना, और चौथी संख्या के 5 गुना, चौथी संख्या का 5 गुना। ये हो गया का योग 236 है। यदि इन सबको हम जोड़ते हैं तो वो 236 के बराबर आता है, ये कहा गया। अब यहाँ से x यदि 2x है, यहाँ इसको यदि आप खोलते हो तो 3x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं इनको, एक तो 2x, एक 3x, ये 5x हो गए हैं, और ये 5x 10, और ये 14x, x तो टोटल 14 हो गए। अब बचा क्या यहाँ पर, एक तो 3 बच गया, 1 को 3 से करोगे, 4 को 2 से करोगे तो 8 बच जाएगा, 5 को 3 से करोगे तो 15 बच जाएगा, बराबर में 236 है। अब 3 और ये हो गया आपका 11 हो गया, 11 और 15 को जोड़ोगे तो 16, 16 26 हो गया, 26 उधर जाएगा तो आपका 26 यदि उधर जाएगा तो 210 बच जाएगा, यानी कि 14x बराबर आपका कितना आ गया 210 आ चुका है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 210/14 आ चुका है। अब 7 से काटोगे तो 30 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, यानी कि 15 आपका x की वैल्यू आ चुकी है, 15 आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। और x हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई है हमारी 15 आ गई है। हमसे क्या पूछा गया है, चारों संख्याएं पूछी गई, यानी कि पहली 15 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक जोड़ने पे 16 आएगा, एक और अधिक जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा, उसमें एक और अधिक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये 4 क्रमागत संख्याएं हो गई। ऑप्शन नंबर 4 15 16 17 18 इस प्रकार से। सवाल नंबर 29, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H बराबर 1/3 दे रखा है। एक बार लिख लेते हैं इसको, AB बराबर CD बराबर EF बराबर GH। ये किसके बराबर दे रखा है 1/3 के बराबर दे रखा है। या मैं मान लेता हूं इसको, ये मेरा x हो गया तो ये मेरा 3x हो गया, इस प्रकार से भी मान सकते हैं। अब देखो A C E F सारे के सारे ऊपर हैं, और ये किसके बराबर है x के बराबर हो गए। B D F H ये सब के सब किसके बराबर हो गए 3x के बराबर हो गए। तो अब जो आप हमसे मान पूछा गया है उसके अंदर हम रखते हैं। तो सबसे पहले आपका देखो P है, A का मान हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसी प्रकार से Q। अब C का मान कितना हो जाएगा, वो भी x के बराबर है, E भी किसके बराबर है x के बराबर है, G भी किसके बराबर है x के बराबर। तो सबकी जगह हमने x रख दिया। नीचे इसी प्रकार से B किसके बराबर है, यहाँ से 3x के बराबर है, तो ये आपका 3x रख दिया। इसी प्रकार से Q ये 3x रख दिया, R 3x रख दिया, और S 3x रख दिया, S 3x रख। अब देखो यहाँ से ऊपर से x कॉमन आ जाएगा और नीचे 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका क्या बचेगा P + Q + R + S, ऊपर ये बचेगा, और नीचे क्या बचा P + Q + R + S ये बचा।
तो ये आपस में कट जाएंगे, x से x कट जाएगा, बचा क्या आपका 1:3 आ गया, 1:3 आपका अनुपात आ गया है। ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 34, 15 की पावर 300 दे रखा है आपको, 16 से जब इसको विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। तो आप 15 को 16 के रूप में लिख दो, 16 - 1 ये 15 के बराबर होता है, ठीक है, 16 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से देखने पे पता चल रहा है 16 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ से जो शेष बचेगा 1 - 1 की पावर 300 शेष बच जाएगा बटे 16। इस प्रकार से -1 की पावर 300, और देखो किसी की पावर यदि सम है तो बाहर क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 की पावर यदि 300 है तो 1 ही आएगा बटे 16। तो कितना शेष आ गया, केवल एक शेष आ गया। कितना आ गया, क्योंकि एक में 16 का भाग नहीं जाता है तो एक ही आपका क्या आ गया है, शेष आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल 35, रेखिक समीकरण ये दे रखी है आपको कि ग्राफ और x अक्ष के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका अंतःखंड रूप में हम समीकरण कैसे बना सकते हैं। रेखा का अंतःखंड रूप आप पढ़ना क्या होता है, इस प्रकार से x/a y/b बराबर 1 होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये कैसे किस प्रकार से दर्शाते हैं कि माना ये हमारी रेखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x के नीचे है वो x पे काटा गया अंतःखंड है, यानी कि रेखा x अक्ष पर कहाँ काट रही है, a पे काट रही है, और इसी प्रकार से y अक्ष पे कहाँ काट रही है, b पे काट रही है। तो इस प्रकार से हम रेखा को लिखते हैं, ये अंतःखंड रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, अंतःखंड रूप हो गया है रेखा का, ठीक है। अब देखो इस समीकरण को भी हम इसी रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो x था, 15 को सबसे पहले मैं उधर लेके चला जाता तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो देखो ये 35 हो गया, ये -35y हो गया, और इसको मैं -15 हो जाएगा, ये उधर ले जाऊंगा। अब 15 को यदि नीचे ले आता हूं तो इसके नीचे 15 आएगा, ठीक है, माइनस का 15 आ गया इसके नीचे, ऊपर है 35। इसी प्रकार से यहाँ पर 35y और नीचे क्या आ गया, -15 आ गया, और यहाँ पर आपका 1 बच गया। अब देखो इस 35 को भी यदि मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये 15 के भी नीचे चला जाएगा 35 को, तो -15/35 हो गया है। इसको करें तो ये माइनस माइनस तो देखो दोनों कट के यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और y/15/35 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो आपस में कट के क्या आ गया, प्लस हो गया है, और यहाँ पर ये 1 हो गया। इस प्रकार से आ गया इसका। अब देखो वो कह रहा है कि x अक्ष के बीच बने कोण का माप ज्ञात करना है, कोण का माप। तो देखो अंतःखंड रूप में यदि हमें कोण निकालना है, tan थीटा किसकी, ये अंतःखंड रूप बना दिया हमने, जैसा ऊपर था वैसा बना दिया अंतःखंड रूप। अब देखो tan थीटा बराबर किस में हो जाएगा, इसके बराबर y/x के बराबर हो जाएगा, यानी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये है। तो y अक्ष पर कितना काटा गया, जो y के नीचे है 15/35, और x अक्ष पर कितना काटा गया, -15/35। तो ये आपस में कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब tan थीटा में -1 कब आता है, माइनस ही आएगा ना, 15 उधर गया, ये माइनस हो गया। तो देखो tan थीटा पर -1 का मतलब ये है कि रेखा इस प्रकार से नहीं है। कैसे है रेखा, देखो आपकी x अक्ष पर कितना काट रही है, माइनस का काट रही है, और y अक्ष पर तो ये रेखा इस प्रकार से। अब ये एंगल बताना है आपको कितना होगा, ये एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर, या तो tan थीटा बराबर -1 आया है, तो थीटा बराबर या तो आप रख दो 45 डिग्री -45 डिग्री, नो ऐसे नहीं। देखो इधर tan थीटा है और इधर 1 का हमको पता है, क्या लिख सकते हैं हम, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दे रखा है, माइनस को हम क्या कह सकते हैं, माइनस को यदि हम अंदर ले जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, कब होता है tan का मान माइनस, यानी सेकंड चतुर्थांश में होता है।
सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं कि tan, क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 135, ठीक है, इनको घटाएंगे तो 45 के बराबर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे, अब देखो tan है 180 या नहीं चेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 135 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ गया, 135 आ गया। तो देखो ये रेखा हमने इस प्रकार से बनाई है जो, तो ये वाला कोण कितना हो गया 135, या तो ये कह देता वो, या फिर ये इसने ये वाला कोण ले लिया, ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया है। तो देखो एक्स एक्स पर बना कोण या तो 135 देता वो या फिर 45 देगा, दोनों में से एक कोण आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका हो गया थीटा बराबर या तो 135 या फिर 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 135 है तो ये 45 हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 53, या तो 10 पैसे और 5 पैसे के मूल्य के कुल सिक्के कितने 100 है और उनको मिलाकर राशि है 7.25 रुपए, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। मान लिया इसके सिक्के x है और इसके सिक्के y है, तो कुल टोटल सिक्के कितने हो गए, x प्लस वाई बराबर 100 हो गए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि 10 पैसे को हम 0.10 लिख देते हैं इंटू एक्स, टोटल इतने रुपए। इसी प्रकार से 0.5 को कैसे लिखोगे कि 0.05 5 पैसे कि कितने सिक्के हैं y, तो टोटल रुपए सिक्कों से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गया 7.25 आ गया, इतना हो गया। अब यदि पॉइंट हटाते हैं तो सारे पॉइंट दो दो स्थान के बाद में है, लेफ्ट साइड और राइट साइड से हट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10x आ जाएगा इधर से, ये आपका 5y आ जाएगा और इधर आपका 725 आ जाएगा। अब जो पहली इक्वेशन है, हमारे पास दो राशि है x और y और दो इक्वेशन है, तो दो राशि दी हुई है, तो दोनों के मान निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है। दो इक्वेशन है, तो अब आप पहली इक्वेशन को 5 से गुणा करके लिख दो, 5x 5y बराबर 500, इस प्रकार से लिख दिया पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा मैंने क्यों किया है, अब देखो हम घटाएंगे इनको तो ये आपके कट जाएंगे आपस में, यहाँ केवल 5x आ जाएगा, ये आपका 225 के बराबर है, 225 के बराबर है, तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यानी कि x क्या था 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो गए हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने हो गए हैं, हम कहेंगे 45। तो 5 पैसे के कुल टोटल कितने सिक्के थे 100 सिक्के, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, ये 55 हो जाएंगे, क्योंकि कुल टोटल 100 है, ये 45 हो गए तो ये 55 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। सवाल नंबर 55 इस प्रकार से दे रखा है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy का मान बताना है। ये मान किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूप लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वाला रूप लगेगा। 3 रूप हमने बताए थे आपको, तीनों में से ये वाला रूप यहाँ पर लगेगा, क्योंकि एक तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक xy वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है, तो ये वाला रूप लगेगा। ये हमने यहाँ पर 5 रख दिया है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर घटाया तो 1 आया, 5 इंटू 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो संख्या कौन सी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया है। सवाल नंबर 58, एक समबाहुभुज दे रखा है, इसके अंतःकोण और बहिकोणों का अंतर दे रखा है। सबसे पहले बात, अंतःकोण को मैं x से मान लेता हूँ और बहिकोण को मैं y से मान लेता हूँ। तो हमें पता है कि अंतःकोण और बहिकोण का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। दोनों का अंतर आपको दे रखा है 160 के बराबर होता है। तो यहाँ से अब आप अंतःकोण भी निकाल सकते हो और बहिकोण भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ से बहिष्कोण निकालने वाला हूँ, यानी y की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो दोनों को घटाकर 20 आया बटे 2 कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया 10 आ गया है। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, एक कोण बहिष्कोण कितने के बराबर है 10 का। बहिष्कोण क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि जो सारे जितने भी बहिष्कोण हैं उनका कुल टोटल योग
360 डिग्री के बराबर होता है। टोटल बहिष्कोणों का योग, ठीक है, टोटल बहिष्कोण योग कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। तो नंबर ऑफ भुजाएं या नंबर ऑफ कोण निकालने हैं तो कैसे निकालोगे आप? 360 डिग्री बटे एक कोण का मान कितना है? 10 डिग्री, ये रख दोगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 36। यानी कि टोटल नंबर ऑफ भुजाओं की बात कर लो चाहे कोण की बात कर लो, कितने हैं? 36 है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 59, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है। देखो, यानी मैंने सबसे पहले क्या करना है? चौड़ाई को मान लेना है। जैसे कि चौड़ाई को मैंने यदि x मान लिया तो लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई आपकी 2 गुनी अधिक हो जाएगी। तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इतना अधिक है, यानी कि इतना गुना नहीं है, इतना गुना अधिक है, अधिक है। यानी x में 2x जोड़ोगे तो ये 3x हो जाएगा। इतना गुना अधिक है, तो अधिक तो 2x है, किससे? x से, तो ये 3x हो गया। यानी लंबाई मेरी कितनी हो गई है? 3x हो गई है। और ऊंचाई कह रहा है कि चौड़ाई की आधी है, यानी कि ये x है तो ये x/2 हो गई है। इस प्रकार से हो गई, ये 3x हो गया, ये x हो गया, ये x/2 हो गए। तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हटा देते हैं यहां से। क्या हुआ? इस प्रकार से आ गए, ठीक है, ये तीनों की वैल्यू। अब देखो, ये भिन्न के रूप में यदि इसको भिन्न से सरल संख्या में चेंज करना चाहें तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो इस अनुपात में हो गए हैं तीनों, 6x, 2x और x, ये हो गए। अब हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। इसमें से क्या चौड़ाई को कितना दे रखा है? उसने 12 दे रखा है, ठीक है, 12 दे रखा है। इसकी वैल्यू यदि 12 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि ये 12 के बराबर है, x का मान 6 के बराबर है, तो 6 को 6 से करोगे 6 36, लंबाई 36 के बराबर हो जाएगी। तो आयतन कितना आ जाएगा? आपको 36 को 12 से और 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 6 72, 7 आई हासिल, 36 और 6, 36 और 7 करोगे तो 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। इसको भी अब आपको 6 से करना है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 18 और 1 19, एक आई हासिल हो गया, और 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 92 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 60, सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। चंडीगढ़ से कालका के लिए चलना शुरू करते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 50। दोनों एक ही साइड से चल रहे हैं। अब सचिन की चाल, सचिन को एस से मान लेते हैं और अनिल को किससे मान लिया है? अनिल को ए से मान लिया। तो अनिल की चाल 6 किलोमीटर कम है, तो अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है। सचिन की चाल कम है, ठीक है, अनिल चंडीगढ़ पहुंचता है और वापस चलना शुरू कर देता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। कह रहा है कि देखो, अनिल चलता है और ये दोनों चलते हैं आपस में। तो अनिल तो क्या करा, लास्ट में पहुंच भी गया और वहां से चलना वापस स्टार्ट कर दिया। और जो सचिन है वो यहाँ से चल रहा था। दोनों आपस में एक स्थान पर मिले। ये स्थान कालका से कितना दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो सचिन की चाल हमें बतानी है, अनिल की चाल दे रखी है। अब देखो, कुल टोटल अनिल ने कितनी दूरी तय की, दूरी का अनुपात निकालेंगे हम। अनिल ने कितनी, कुल टोटल 50 है ये लंबाई यहाँ पर दोनों स्टेशन के बीच की, तो इसने 50 + 20, यानी कि अनिल है एक तो और एक सचिन है, तो अनिल ने कितनी दूरी टोटल तय की? 70। और सचिन ने कितनी? तो ये बची हुई दूरी तो तय की है इसने, तो केवल यहाँ से यहाँ तक आए। सचिन ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये अनुपात कितना हो गया है? हम कहेंगे ये अनुपात की यदि बात करते हैं, कितना हो गया है? 7:3 हो गया है। यही अनुपात चाल का हो जाएगा, क्योंकि चाल और दूरी क्या होती है? समानुपाती होती है।
तो चाल का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अनिल की चाल आपको दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनिल की चाल कितनी कम है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। सचिन की चाल इससे कम। यहां पर अनुपात में कितना कम दिखाई दे रहा है आपको, 4 कम दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 बराबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। अब पूछा गया है सचिन की चाल, तो सचिन की चाल कितनी है, पहले एक निकाल लो, एक अनुपात की वैल्यू 6/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब सचिन की चाल 3 अनुपात है, तो 6/4 इंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। ये हो गया आपका। अब इसको यदि सरल करते हो आप, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3, तो ऊपर आपका आ गया है 3 3 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 62, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो आप क्या मान लो कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, एक तो देखो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप देखो इनमें देख लो किस किस से डिवाइड होंगे ये। इसके अंदर आता है एक तो 3 आता है और एक 2 की पावर 2, यानी कि 3 से भी होगा और 4 से, दोनों से विभाजित होना चाहिए। ये 16 का मतलब है 2 की पावर 4, इससे विभाजित होना चाहिए। अब देखो हम सबसे पहले, और यहाँ पर आपके एक 7 मिल जाता है, यानी कि 3 से विभाजित होना चाहिए, 2 से या 16 से कह दो, एक 7 से। इनसे देखना है हमें डिविजिबिलिटी। 3 की चेक करते हैं, क्योंकि 2 से तो सारी सम संख्याएं हैं, 3 की चेक करते हैं। ऊपर आप यदि इनमें जोड़ोगे 1 और 6 को 7 आएगा, 7 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती है। ये 9 आ रहा है इसमें, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 7, इनका योग 8 आ रहा है, और 8 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो आप सिंपल डिविजिबिलिटी भी यदि चेक करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। और दूसरा तरीका है कि आपको यदि संख्या दे रखी है 5 अंकों की, दूसरा मेथड भी हम सीख लेते हैं। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जब इनका एलसीएम लोगे तो 336 आ जाएगा। दूसरी चीज, फिर सबसे छोटी संख्या आप मान लो कितनी होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो गई है। अब 10,000 के अंदर आप 336 का भाग देना स्टार्ट करो। सबसे पहले 2 बार जाएगा, 672 बार चला जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 3 इतना बच जाएगा, 3 ये आपका, ठीक है, इतना बच जाएगा। 338 बच चुका है, यहाँ पर एक आपकी 0 आ गई है, उतार दिया है। अब कितनी बार भाग जाएगा, देखो भाग नहीं जा रहा है आपका, 36 था, 72 आया, 72 यहाँ पर 8 आ गया, ये 8 यहाँ पर 2 आएगा आपका, इतना आ गया। तो एक बार भाग नहीं जा रहा है, 336 का 328 में भाग नहीं जा रहा है, 0 उतारी। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, तो अब या तो 9 बार भाग जा रहा है, तो 9 बार भाग जाएगा। आप डिवाइड करके देखो, 9 से, 9 से जब हम करेंगे, 9 6 54 का 4, 5 आई हासिल, ठीक है। फिर 9 6 54, 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, 3 आई हासिल, 9 3 27, 27 और 3 30 हो जाएगा, तो इतना हो गया। इसका जब आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 6 बचेगा, यहाँ 3 आपके पास 5 बचेगा, और यहाँ से 2, तो ये आपके पास 256 बच गए अब लास्ट में, 256। अब इसमें पूरा पूरा भाग जाने के लिए कितना अधिक हमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि उसने कहा है कि इन सब से विभाजित होनी चाहिए वो छोटी से छोटी संख्या। तो हम देखते हैं कि हमारी देखो सबसे छोटा 336 का पूरा पूरा भाग चला जाए एक बार, तो इससे छोटा 256 से कितना कम है ये देख लेते हैं, 0 आ गया, यहाँ पर आपका 8 आ गया, यानी 80 कम है। यदि इसके अंदर 80 और होता तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता है एक बार और इस प्रकार पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हमें 80 और जोड़ना पड़ेगा उस संख्या में, यानी कि संख्या हमने 10,000 मानी थी पहले, अब हमें 80 और जोड़ोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 10,080 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 63, देखो 63 अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे, तो देखो n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है, तो इसका मान हमेशा से विभाजित होगा। ये हमेशा किस से विभाजित होगा ये पूछा गया। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि सबसे पहले आप इसके अंदर जीरो रखो। जब जीरो रखोगे तो मान कितना आ जाएगा, आपका मान 0 माइनस 0 बराबर 0 आ जाएगा। जब आप एक रखते हो इसके अंदर तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब आप इसके अंदर 2 रखते हो तो आपका मान कितना आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, फिर 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 3 करोगे तो ये आपका 24 आ जाएगा। 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 64 माइनस 4 बराबर आपका 60 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या से ये हमेशा विभाजित हो रहा है, देखो 5 से क्या विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 6 नहीं होता, 24 नहीं होता, ये 5 से नहीं होते विभाजित। यदि 4 की बात करते हैं तो 6 4 से विभाजित नहीं होता, 8 भी नहीं हो रहा, लेकिन ये 6 से सभी विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप इस प्रकार से वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 0 के अंदर भी 6 का भाग जाता है, 0 आएगा। किसी संख्या का भाग यदि 0 में जाता है, भाग तो जाता ही है, आता 0 है बस। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, यदि बेसिक की बात करें, बेसिक भी आपको इस सवाल के लिए समझना जरूरी है, क्यों ये सवाल किस लिए बना है। देखो अब ये हमारे पास एक दे रखा है, n³ माइनस n दे रखा है इस प्रकार से, तो मैं दोनों साइड में n है तो n कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, n² माइनस 1 बन जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो n हो गया, एक n माइनस 1 हो जाएगा, एक n प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 संख्याएं हो जाएगी। इनको मैं यदि और अच्छे से अरेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले n माइनस 1 लिखूंगा, फिर n लिखूंगा, फिर n प्लस 1 लिखूंगा। इसका मतलब क्या है कि देखो n से 1 कम है ये संख्या, ये n से 1 अधिक है। इसका मतलब ये 3 ऐसी संख्याओं का गुणनफल है जो आपस में क्रमागत है, 3 ऐसी संख्याओं का। यानी कि पहली संख्या को यदि आप 1 मानते हो तो n का मान 2 आ जाएगा, n प्लस 1 का 3 आ जाएगा। ये 3 क्रमागत संख्या है। यदि 5 है पहली संख्या, दूसरी संख्या 6 हो जाएगी और तीसरी संख्या आपकी 7 हो जाएगी। इस प्रकार से यानी कि ये जो चीज है n³ माइनस n दिया हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे अब से कि ये 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। इसका मतलब ये है। अब देखो ये किस से विभाजित होगा ये पूछा गया, तो हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो 3 है, हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, आप यदि 4 से स्टार्ट कर लो कि मैंने माना कि पहली संख्या 4 ले ली, दूसरी संख्या 5 ले ली, तो तीसरी संख्या क्या है, 6 आएगी, जो कि हमारी 3 से विभाजित है। यदि मैंने मान लिया कि मैं पहली ऐसी कोई और संख्या ले लो, 9 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 11 ले लिया, तो ये जो पहली संख्या है वो 3 से विभाजित, यानी कि हर तीसरी संख्या है ना जो 3 से विभाजित होती है। तो जब भी आप 3 क्रमागत संख्याएं लोगे तो उसमें एक जो संख्या है वो 3 से विभाजित वाली संख्या आएगी, यानी 3 का गुणनफल वाली संख्या एक संख्या जरूर आएगी 3 क्रमागत संख्याएं जब भी आप लेते हो। ठीक है, इस प्रकार से। और एक सम संख्या तो हमेशा ही आएगी, कम से कम एक तो आएगी, या तो 2 आ सकती है या एक सम संख्या आ सकती है, यानी कि 2 हमेशा आएगा और 3 हमेशा आएगा। तो यानी कि 6 से ये हमेशा विभाजित होगा, 6 से ये हमेशा विभाजित होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। सवाल नंबर 64 की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, नया सवाल है। सवाल आसान है, बस बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। देखो, 2 श्रमिक x और y एक कार्य करते हैं। x को अकेले काम करते हुए इस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से कितना अधिक समय लगता है, यानी कि दोनों को जितना समय लगता है x को अकेले को उससे 12 घंटे अधिक लगते हैं, y अकेले को दोनों एक साथ काम करते हैं उससे 27 घंटे अधिक लगते हैं। तो x और y दोनों यदि मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना समय लगता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप इस सवाल में उलझ जाओगे। देखो, जितना
a इंटू बी, ये मान लो, यानी x को जितना अधिक लगा और y को जितना अधिक लगा, उन दोनों को गुणनफल करके आप उसका अंडरूट ले लो। मान रखो 12 इंटू 27, इस प्रकार से रख दिया, ये हमारा समय आ जाएगा। अंडरूट है, अब देखो 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, एक तो 4 लिख सकता हूं, एक 3 लिख सकता हूं, 27 को 3 इंटू 9 लिख सकता हूं, इस प्रकार से। तो 4 का अंडरूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा, और 9 का अंडरूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना मान आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस प्रकार 18 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 68, 11 की पावर 8 माइनस 13 को यदि हम 10 से विभाजित करते हैं, कितना शेष बचता है, ये पूछा गया है। 10 से विभाजित करने पर 11 की पावर 8 और 13 को यदि 10 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। तो 11 को सबसे पहले हम अलग से विभाजित कर देंगे, उसके बाद में 13 को हम अलग से विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार से 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 1 लिख सकता हूँ बटे 10। इसी प्रकार से 13 को 13 बटे 10, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो 10 में पूरा का पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ से शेष क्या बचेगा, 1 की पावर 8 बटे 10, यहाँ पर आ जाएगा 13 बटे 10। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 8 का मतलब क्या है, 1, 1 में 10 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ से एक शेष बचा। और यदि यहाँ पर बात करते हैं, 13 में 10 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से 3 शेष बचा है, यहाँ से 1 शेष बचा है, यहाँ से 3 शेष बचा है। तो दोनों से कितना आ जाएगा, हम कहेंगे -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों को घटाने से -2 आ जाएगा। अब देखो माइनस में कभी भी शेष नहीं होता है। यदि -2 आपका आया है तो आप हर में से घटा दो, यानी जो 10 था जिससे भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं, 10 में से इसको 2 को घटा दो, कितना बचेगा, 8। तो हम कहते हैं कि 8 हमारा शेष आ गया है। कितना शेष आ गया, 8 शेष आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 71, ये फिर से एक विभाज्य का सवाल आ चुका है कि ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो 53 की जब भी बात आती है तो हमें पता चल रहा है 53 दिखाई दिया यहाँ पर, तो एक तो हो सकता है इससे एक अधिक 54 ले सकते हैं हम, या फिर 52। 54 का मतलब किससे विभाजित होगा, 18, 36, 54। और 52 का मतलब क्या होता है, 13 से 4 बार भाग जाता है, यानी 13 से। तो आप देखो यहाँ 18 है क्या, यहाँ पर 18 तो नहीं, अब 13 है, यानी कि 13 के रूप में हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने इसको लिख दिया 52 लिख दिया, +1 लिख दिया, पावर 15, इस प्रकार से लिख दिया है, -1 की पावर कितना। अब देखो ये किससे विभाजित होगा, 13 से विभाजित हो सकता है, करके देखें। देखो 52 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, कितना बचेगा, 1 की पावर 15 बचेगा, यहाँ से -1 बटे 13। देखो माइनस, ये जो -1 क्या, 1 की पावर 15, तो ये 1 की पावर 15 1 ही होगा, -1 है बटे 13। कितना शेष बचा, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 0 शेष बचा। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित है, वो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आपको ये 53 के आसपास की संख्याएं पता होनी चाहिए। यदि आपको तुरंत क्लिक कर जाती है तो आप आसानी से, आपको टाइम थोड़ा बच जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन रख के देखोगे आप। सवाल नंबर 76, थीटा एक न्यून कोण है तथा tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो निम्नलिखित का मान बताना है। अब देखो tan थीटा और कोट थीटा बराबर 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मान 1 + 1 कब होता है, जब थीटा बराबर आप रखोगे 45 डिग्री रख दो, तो उसमें tan थीटा का मान भी 1 होता है और कोट थीटा का मान भी 1 होता है, और 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन में क्या रखना है, ये थीटा का मान 45 रखना है। 45 रखोगे तो क्या आ जाएगा, tan 15 यानी 1 की पावर 15 हो जाएगा पहला, दूसरा 1 की पावर 20 हो जाएगा, उसके बाद में 2 × 1 की पावर 20, 1 की पावर 15, ये हो जाएगा। तो ये आपका 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया है, योग इनका 4 आ चुका है। ऑप्शन नंबर इनका 2 हो गया है। सवाल
तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।